तो दोस्तों अगर आप भी Realme के इन दोनों स्मार्टफोन के बीच में कंफ्यूज हैं और डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं अपने नीड के अकॉर्डिंग कौन से स्मार्टफोन के साथ जाना चाहिए, तो आज की इस वीडियो में हम इन दोनों स्मार्टफोन के बीच में कंपैरिजन करने वाले हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं बॉक्स कंटेंट की। दोनों ही स्मार्टफोन में बिल्कुल सेम ही पैकेजिंग देखने को मिलती है। ऊपर की साइड मेक इट रियल का छोटा बॉक्स मिल जाएगा। Realme 14 Pro में एक ब्लैक कलर का सिलिकॉन कवर देखने को मिलता है। उसके साथ साथ यूजर मैनुअल और सिम इजेक्टर टूल भी दिया गया है। और जो Realme P3 Pro है, यहाँ पर ट्रांसपेरेंट TPU केस देखने को मिल जाएगा, जहाँ पर बैक में मैट फिनिश देखने को मिलती है। उसके अलावा सिम इजेक्टर टूल और यूजर मैनुअल मिलती है। और क्योंकि दोनों स्मार्टफोन कर्व डिस्प्ले के साथ आते हैं, तो यहाँ पर यूवी ग्लू से प्रोटेक्ट करने के लिए स्टिकर्स भी देखने को मिल जाएंगे। उसके नीचे मेन स्मार्टफोन मिल जाता है। Realme 14 Pro में एक 45 वोल्ट का चार्जर मिलता है और केबल मिल जाती है। और जो Realme P3 Pro है, यहाँ पर एक 80 वोल्ट का चार्जर मिलता है और केबल मिलती है। तो ये तो था इन दोनों स्मार्टफोन के बॉक्स का हिसाब किताब। बाकी देखो बात करूँ फर्स्ट इंप्रेशन की, तो जैसे स्मार्टफोन हाथ में आते हैं ना, तो Realme 14 Pro स्लिम होने के साथ साथ लाइट वेट भी फील होता है। इसका बॉडी वेट 180 ग्राम है और 7.5 mm की यहाँ पर थिकनेस मिल जाती है। वहीं दूसरी तरफ जो Realme P3 Pro है, इसकी थिकनेस 7.9 mm की है और बॉडी वेट 190 ग्राम देखने को मिलता है। और अगर साइड बाय साइड कंपेयर करो तो P3 Pro इन हैंड थोड़ा सा चौड़ा फील होता है। यहाँ पर कर्व डिस्प्ले देखने को मिलती है। और जो Realme P3 Pro है, ये क्वाड कर्व डिस्प्ले के साथ आता है, जो कि और भी ज्यादा प्रीमियम फील होता है। बाकी बात करूँ फिजिकल ओवरव्यू की, तो दोनों ही स्मार्टफोन के साइड फ्रेम में वॉल्यूम रोकर्स और पावर बटन देखने को मिल जाता है। ऊपर की साइड 2 माइक्रोफोन के पोर्ट दिए गए हैं और एक स्पीकर का पोर्ट मिल जाता है। राइट साइड दोनों स्मार्टफोन की क्लीन देखने को मिलती है। नीचे की साइड सिम ट्रे देखने को मिल जाती है, जहाँ पर हाइब्रिड सिम स्लॉट का सपोर्ट नहीं है, सिर्फ डुअल सिम का सपोर्ट देखने को मिल जाएगा। मतलब स्टोरेज को आप SD कार्ड के थ्रू एक्सपांड नहीं कर सकते हैं। एक माइक्रोफोन पोर्ट दिया गया है, टाइप C पोर्ट और स्पीकर ग्रिल्स देखने को मिल जाती है। जो P3 Pro है, इसकी साइज ग्लॉसी देखने को मिलती है, जो कि प्रीमियम तो फील होती है, पर फिंगरप्रिंट्स बहुत ही आसानी से आ जाते हैं। और 14 Pro की साइज थोड़ी सी मैट देखने को मिलती है। बैक कैमरे का डिजाइन दोनों स्मार्टफोन में ऑलमोस्ट सेम ही देखने को मिलता है, फ्लैश को छोड़ के। Realme 14 Pro में ट्रिपल फ्लैश का सपोर्ट मिल जाता है, जो कि फील्ड लाइट की तरह वर्क करता है। लो लाइट में बहुत ही ज्यादा यूजफुल है। और जो Realme P3 Pro है, यहाँ पर बैक में सर्कुलर फ्लैश देखने को मिलती है, जहाँ पर 2 लाइटें जलती है। 14 Pro में कोल्ड सेंसिटिव कलर चेंजिंग का सपोर्ट मिल जाता है। और जो अपना Realme P3 Pro है, यहाँ पर अगर UV लाइट पड़ती है तो अंधेरे में ये चमकेगा। दोनों ही गिमी की फीचर है, इतने ज्यादा यूजफुल रहने वाले नहीं है। बाकी अभी बात कर लेते हैं दोनों स्मार्टफोन के डिस्प्लेस की। तो 14 Pro में 6.77 इंचेस की एक फुल HD प्लस डिस्प्ले देखने को मिल जाती है। हालांकि OLED डिस्प्ले 120Hz का रिफ्रेश रेट यहाँ पर मिल जाएगा। और वहीं दूसरी तरफ जो Realme P3 Pro है, यहाँ पर 6.83 इंचेस की एक 1.5 के OLED पैनल देखने को मिल जाती है। ये एक Pro XDR डिस्प्ले, जो कि एक स्लाइटली बेटर एक्सपीरियंस देती है। और अगर बात करो डिस्प्ले की क्वालिटी की, तो देखो नॉर्मली अगर आप यूज करते हैं तो यहाँ पर कोई भी पता चलने वाला नहीं है। बहुत ही तगड़ी डिस्प्ले की क्वालिटी दोनों स्मार्टफोन में मिलती है। और अगर साइड बाय साइड कंपेयर करूँ, तो जैसे ही HDR वीडियोस को ऑन करते हैं Realme P3 Pro में, तो डिस्प्ले थोड़ी सी येलोइश हो जाती है। और जो वीडियो क्वालिटी है, वो P3 Pro की थोड़ी सी बेटर हमें देखने को मिली है। मुझे नहीं पता ये शायद 1.5 की वजह से है या फिर XDR डिस्प्ले होने की वजह से। Realme 14 Pro की डिस्प्ले भी तगड़ी है, पर थोड़ी सी ब्राइटर साइड देखने को मिलती है। P3 Pro में थोड़ा सा ब्लैक वाला पार्ट जब भी आता है तो वो थोड़ा सा उभर के आता है। और यहाँ पर Corning के Gorilla Glass 5 का सपोर्ट मिलता है। और P3 Pro में Corning के Gorilla Glass 7i का सपोर्ट मिलता है। 7i थोड़ा सा रफ एंड टफ होने वाला है, पर पर्सनली इसको विदाउट स्क्रीन गार्ड यूज मत करना। चाहे जितनी अच्छी यहाँ पर प्रोटेक्शन हो, पर छोटे मोटे स्क्रैचेस तो आ ही जाते हैं। 14 Pro में 1400 निट्स तक की हाई ब्राइटनेस और 4500 निट्स तक की पिक ब्राइटनेस मिलती है। और जो P3 Pro है, यहाँ पर 1200 निट्स तक की हाई ब्राइटनेस और 1500 निट्स तक की पिक ब्राइटनेस मिल जाती है। नॉर्मली अगर आप यूज करते हो तो इतना कुछ पता चलता नहीं है, पर अगर अगेंस्ट द सनलाइट में यूज करते हैं तो 14 Pro की डिस्प्ले थोड़ी ब्राइटर फील होती है। और उसके साथ साथ यहाँ पर एक्स्ट्रा ब्राइटनेस का सपोर्ट भी मिल जाता है, जिसकी वजह से ब्राइटनेस और भी ज्यादा बढ़ जाती है। अभी अगर बात करें प्रोसेसर की, तो 14 Pro में 7300 एनर्जी वाला प्रोसेसर मिल जाता है, 4nm वाला प्रोसेसर है और बहुत ही ज्यादा इफिशियंट प्रोसेसर मुझे लगा है। और P3 Pro में 7H Gen 3 वाला प्रोसेसर देखने को मिल जाता है, जो कि मिड रेंज लेवल के परफॉर्मेंस निकाल के देता है। हमने यहाँ पर एंथुसियास्ट स्कोर्स करके देखे थे, और जो P3 Pro के स्कोर है वो 8,11,000 के आसपास थे, और 14 Pro के स्कोर 6,80,000 के आसपास थे। CPU थ्रॉटलिंग टेस्ट भी किया था, जहाँ पर 14 Pro का स्कोर 63% था और P3 Pro का स्कोर 85% के आसपास था। ग्राफ बहुत ही अच्छा था। 14 Pro थोड़ा सा थ्रोटल करता है, थर्मल्स को मेंटेन करने के चक्कर में यहाँ पर परफॉर्मेंस थोड़ी सी कम देखने को मिल जाती है। हालांकि दोनों ही स्मार्टफोन में GT मोड का सपोर्ट भी दिया गया है। और हमने यहाँ पर काइनमास्टर टेस्ट भी किया था, जहाँ पर हमने सेम ही प्रोजेक्ट को दोनों स्मार्टफोन में डाला था। P3 Pro में जब हमने वीडियो डाला, वो तो बिना किसी प्रॉब्लम के चले गया, पर 14 Pro में पहले वो ट्रांसकोड हुआ था। और अगर बात करो एक्सपोर्ट सेटिंग की, तो 14 Pro में मैक्सिमम 2K 60 FPS तक वीडियोस को आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं। और P3 Pro में 4K 60 FPS तक का सपोर्ट मिल जाता है एक्सपोर्ट करने पे। अभी हम यहाँ पर एक्सपोर्ट सेटिंग को सेम ही रखने वाले हैं, Quad HD 60 FPS। और अगर बात करो एक्सपोर्ट टाइम की, तो 14 Pro ने पहले एक्सपोर्ट कर दिया था
6 मिनट 33 सेकंड पे ही, और P3 Pro को 9 मिनट 42 सेकंड का टाइम लगा। मुझे नहीं पता ट्रांसपोर्ट करने की वजह से हो सकता है इतना बड़ा डिफरेंस आया हो। उसके बाद हमने यहाँ पर नॉर्मल डे टू डे यूजर्स में जिन एप्स को यूज करते हैं उन्हें ओपन करके देखा था, जैसे कि फोन ऐप, मैसेजेस और क्रोम। ऑलमोस्ट सेम ही स्पीड देखने को मिल जाती है। क्रोम में हमने एप्पल वेबसाइट को ऑन करके देखा था, वो भी बिल्कुल सेम टाइम पे ही लोड हुआ, तो यहाँ पर कोई भी स्पीड में हमें डिफरेंस देखने को नहीं मिला। उसके बाद हमने कैमरा ऐप को भी ओपन करके देखा, कैमरा ऐप में फोटोज क्लिक करके देखी, दोनों स्मार्टफोन में कोई भी प्रॉब्लम नहीं थी। और यहाँ पर छोटे मोटे एप्स में पता नहीं चल पा रहा था, तो हमने यहाँ पर गेम्स को भी ओपन करके देखा। सबसे पहले फ्री फायर को ओपन किया था और शॉकिंगली फ्री फायर 14 प्रो में पहले खुला है। उसके बाद हमने यहाँ पर BGMI भी ओपन किया और 14 प्रो में ही पहले BGMI ओपन हुआ। उसके बाद जितनी भी एप्स हमने पहले ओपन करी थी उन्हें हमने फिर से ओपन करके देखा, ताकि स्मार्टफोन फिर से रिलोड तो नहीं करते हैं। और जितनी भी नॉर्मल एप्स थी ना उनमें कोई भी दिक्कत नहीं थी, वो बैकग्राउंड में चल रही थी। पर जैसे हमने गेम को ओपन किया तो फ्री फायर फिर से लोड हुआ और इवन BGMI भी फिर से लोड हुआ। इसका मतलब दोनों स्मार्टफोन का रैम मैनेजमेंट नॉर्मल सा ही देखने को मिलता है। और अगर बात करूं बैटरी की, तो दोनों स्मार्टफोन में 6000 mAh की बैटरी देखने को मिल जाती है। 14 प्रो में 45 वोल्ट का चार्जर दिया गया है और P3 प्रो में 80 वोल्ट का चार्जर देखने को मिल जाता है। देखो चार्जिंग स्पीड में इतना ज्यादा कोई बड़ा डिफरेंस है नहीं, क्योंकि P3 प्रो को कम्प्लीटली 0 से 100% चार्ज होने में ऑलमोस्ट 1 घंटे से 1 घंटे 5 मिनट के आसपास का टाइम लगता है। और जो 14 प्रो है इसे 1 घंटे 15 से 20-25 मिनट के आसपास का टाइम लग जाता है। हमने यहाँ पर इन दोनों स्मार्टफोन का गेमिंग टेस्ट, हीटिंग और बैटरी ड्रेन टेस्ट भी किया था। जहाँ पर सबसे पहले बात करूँ P3 प्रो की, तो इस स्मार्टफोन को 100 से 0% आने में 9 घंटे 25 मिनट के आसपास का टाइम लगा था, जो कि डिसेंट नंबर है। और हमने यहाँ पर BGMI फ्री फायर भी प्ले करके देखा है, जहाँ पर इसका जो मैक्सिमम टेम्परेचर है वो 46-47 डिग्री के आसपास गया था स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन करने के बाद। नॉर्मली हमने स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑफ करके भी प्ले किया था, जहाँ पर इसका स्कोर 43-44 डिग्री के आसपास था। और अगर बात करूँ 14 प्रो की, तो इसका बैटरी बैकअप बहुत ही तगड़ा देखने को मिल जाता है। हमने यहाँ पर 2 बार बैटरी टेस्ट किया था, जहाँ पर फर्स्ट टाइम में तो ये 10 घंटे 35-40 मिनट के आसपास सर्वाइव करा था, और जब दूसरी बार किया था P3 प्रो के साथ वाला, तब 10 घंटे 11 मिनट सर्वाइव किया था, जो कि एक बहुत ही अच्छा नंबर है। बाकी ये हीट भी नहीं होता है, हालांकि परफॉर्मेंस थोड़ी सी नॉर्मल ही मिलती है। नॉर्मली अगर BGMI फ्री फायर खेलते हैं तो 43-44 डिग्री के आसपास हीट होता है। दोनों ही स्मार्टफोन में नो 5G के बैंड्स देखने को मिल जाते हैं और डुअल माइक्रोफोन का सपोर्ट दिया गया है। उसके साथ साथ Wi-Fi 6 दोनों स्मार्टफोन में मिलता है, NFC नहीं मिलता है। एक जो छोटा सा कॉन है, यहाँ पर गूगल डायलर देखने को मिल जाता है, जिसकी वजह से अगर आप कॉल रिकॉर्डिंग करते हैं तो अनाउंसमेंट दोनों ही स्मार्टफोन में होने वाली है। थर्ड पार्टी ऐप को यूज करना पड़ेगा। बाकी कॉल क्वालिटी तगड़ी देखने को मिल जाती है। मैंने यहाँ पर एयरटेल की 5G सिम को यूज किया है, कोई भी दिक्कत नहीं आती है। प्रॉक्सिमिटी सेंसर का सपोर्ट भी देखने को मिल जाता है। और अगर बात करें स्पीकर्स की, तो दोनों ही स्मार्टफोन में डुअल स्पीकर्स देखने को मिल जाते हैं और स्पीकर की क्वालिटी ऑलमोस्ट मुझे सेम ही देखने को मिली है। हालांकि जो Realme 14 Pro है, यहाँ पर 300% तक वॉल्यूम बढ़ाने का सपोर्ट मिल जाता है। वैसे नॉर्मली अगर बिना बढ़ाकर दोनों को साइड बाय साइड कंपेयर करें तो P3 Pro का साउंड थोड़ा सा लाउडर और बेटर साउंड करता है, पर अगर 14 Pro को भी 300% पे बूस्ट करता है तो ऑलमोस्ट सेम ही लाउडनेस देखने को मिल जाती है। पर ओवरऑल अगर स्पीकर की क्वालिटी बोलो ना, इन दोनों स्मार्टफोन की इतनी कुछ खास देखने को नहीं मिलती है। बेस थोड़ा सा कम है, थोड़ा सा कान में चुभने वाली आवाज आती है अगर हाई वॉल्यूम पे सुनते हैं तो। आउट ऑफ द बॉक्स यहाँ पर दोनों ही स्मार्टफोन में Android 15 का सपोर्ट देखने को मिल जाता है। Realme 6 पे वर्क करते हैं और जो UI है बिल्कुल सेम ही देखने को मिलता है, कोई भी डिफरेंस यहाँ पर देखने को नहीं मिलेगा। हॉट गेम्स, हॉट एप्स देखने को मिल जाएंगे, ब्लोटवेयर्स भी दिए गए हैं। अभी बात कर लेते हैं दोनों स्मार्टफोन के कैमरेस की। तो 14 Pro में डुअल कैमरा मिलता है 50+2 मेगापिक्सल का, जहाँ पर मेन कैमरा सोनी का IMX882 वाले सेंसर के साथ आता है। और जो P3 Pro है, यहाँ पर भी डुअल कैमरा है। बैक में मेन कैमरा में 896 वाला सेंसर देखने को मिलता है सोनी का। फ्रंट में दोनों स्मार्टफोन में 16 मेगापिक्सल का सेल्फी शूटर है। मेन कैमरे से 4K 830 FPS तक की वीडियोस दोनों ही स्मार्टफोन में सपोर्ट करता है। और एक जो छोटा सा कॉन लगा ना, 25,000 के बजट में भी यहाँ पर अल्ट्रा वाइड एंगल शूटर नहीं है। वो जो 2 मेगापिक्सल का कैमरा है ना दोनों स्मार्टफोन में, वो बिल्कुल यूजलेस है। और फ्रंट में भी सिर्फ आप 1080p तक की ही वीडियोस रिकॉर्ड कर सकते हैं। और अगर बात करूँ कैमरे की, तो देखो 14 Pro के जो कैमरे की फोटोज है ना, वो मुझे थोड़ी सी बेटर देखने को मिली। सेचुरेटेड रहती है, वेल एक्सपोज रहती है। P3 Pro की फोटोज थोड़ी सी इनकंसिस्टेंट है, कभी कभी थोड़ी सी ब्राइटर देखने को मिल जाएगी, कभी कभी उसमें कॉन्ट्रास्ट ज्यादा देखने को मिलता है। बाकी अगर बात करूँ फ्लेयर्स की, तो दोनों ही स्मार्टफोन में फ्लेयर्स देखने को मिल जाते हैं, चाहे बात करो दिन की या फिर रात की। बात करो अगर पोर्ट्रेट फोटोज की, तो पोर्ट्रेट फोटोज में भी जो 14 Pro की फोटोज है वो थोड़ी सी सेचुरेटेड पंची देखने को मिल जाती है। हालांकि कुछ 14 Pro की पोर्ट्रेट फोटोज में जो एज डिटेक्शन है वो इतना अच्छा नहीं है। P3 Pro की फोटोज में एज डिटेक्शन अच्छा है और नॉर्मल लगती है, थोड़ी सी डिसेचुरेटेड लगती है 14 Pro से। बात करो अगर सेल्फी फोटोज की, तो सेम यहाँ पर 14 Pro की जो फोटोज है वो थोड़ी सी बेटर देखने को मिलती है। स्किन कलर थोड़ा सा बेटर निकल के आता है 14 Pro में। P3 Pro में जो स्किन कलर है थोड़ा सा व्हाइटिश साइड रहता है और कॉन्ट्रास्ट ज्यादा रहता है। बात करो अगर वीडियो की, तो वीडियो में देखो 14 Pro की जो वीडियो है ना, थोड़ी सी जूम्ड इन निकल के आती है और यहाँ पर शेक थोड़ा सा कम रहता है। P3 Pro में शेक थोड़ा सा ज्यादा है, पर
जो वीडियो है वो थोड़ी सी वाइडर देखने को मिल जाएगी। मैं अभी चलते हुए वीडियो बना रहा हूँ तो बीच बीच में जो पाँव का जर्क है वो दोनों स्मार्टफोन में देखने को मिल रहा है। तो दोस्तों ये तो था हमारा कंपैरिजन इन दोनों स्मार्टफोन के बीच में। होपफुली अभी तक आप इन दोनों स्मार्टफोन में से डिसाइड कर पाएंगे कौन से स्मार्टफोन के साथ जाना चाहिए। पर्सनली अगर मैं अपना बताऊं तो देखो, अगर आपको परफॉर्मेंस चाहिए, बेटर लुक एंड डिजाइन के साथ आने वाला स्मार्टफोन चाहिए तो नो डाउट Realme की तरफ से P3 Pro एक बहुत ही अच्छी चॉइस है, इसे आपको जरूर कंसिडर करना चाहिए। और अगर आपको लाइट वेट डिजाइन चाहिए, स्लिम डिजाइन चाहिए जहाँ पर कैमरा अच्छा देखने को मिल जाए, फीड लाइट भी यहाँ पर देखने को मिलती है जो कि लो लाइट में बहुत ही अच्छे से वर्क करती है, तो Realme 14 Pro एक अच्छी चॉइस है। Realme ने P3 Pro को एज ए गेमिंग डिवाइस की तरह लॉन्च किया था, पर ये कहीं से भी 25,000 के बजट में गेमिंग डिवाइस फील नहीं होता है। ओवरऑल दोनों ही स्मार्टफोन परफेक्ट नहीं है। बाकी आज की इस वीडियो के लिए बस इतना ही। मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।